चलिए शांत रहो। विद्युत धारा तुम्हारा फिजिक्स का चैप्टर क्लास 10 बात बिल्कुल बंद। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स चैप्टर तुम्हारा कौन सा चलेगा? विद्युत चैप्टर नंबर कौन सा है चैप्टर का? 13। और पाठ का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा पाठ का नाम तुम्हारा चलेगा विद्युत धारा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा से पहले तुमको पता होना चाहिए कि किसी पदार्थ में धारा को ले जाने का काम कौन करता है? कोई भी पदार्थ है उसको उसमें धारा को ले जाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन धारा को लेकर कौन जाता है? केवल इलेक्ट्रॉन ही लेकर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है ऋणात्मक आवेश होता है। किसकी बात आई है? ऋणात्मक आवेश की बात आई है। बात समझे? तो यहाँ पर आवेश शब्द का अर्थ आया है, तो पहले सबसे तुमको क्या पढ़ना होगा? विद्युत धारा में सबसे पहली हेडिंग तुम्हारी क्या रहेगी? विद्युत आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग तुम लोग डालो विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इसमें तुम लोग सबसे पहले विद्युत आवेश पढ़ोगे। विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यानी कि ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा पदार्थ है उसका ऐसा गुण है जिसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उस पदार्थ को विद्युत आवेश कहते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर किसी में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, कोई पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो जब उसमें प्रवाह क्या कहते हैं? विद्युत आवेश का प्रवाह मतलब बहाव। ठीक है, जब विद्युत धारा बहेगी तो ऑटोमेटिक उसका एक क्षेत्र बन जाएगा। समझे? तो उसका एक क्या बन जाएगा? क्षेत्र बन जाएगा। उस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और जो विद्युत जिस दायरे में जो क्षेत्र बना है, जिस दायरे में जो क्षेत्र बना है उसको कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो क्षेत्र बना हुआ है वो अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। उसमें दो चीजों का अनुभव होगा, ये तो आकर्षण बल का, दूसरा प्रतिकर्षण बल का। बात समझे? आकर्षण प्रतिकर्षण बल का कब अनुभव होगा? जब आवेश दोनों जो है कैसे होंगे? दोनों आवेश अगर धनात्मक होते हैं तो वहां पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, और दोनों आवेश कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे तो भी प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। अगर एक आवेश धनात्मक है और दूसरा आवेश ऋणात्मक है तो वहां पर कैसा होगा? आकर्षण बल लगेगा। बात समझे? तो पहले इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? किसी पदार्थ का वह गुण, लिखिए, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इतनी छोटी परिभाषा याद हो ही जाएगी। विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। हो गया? यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है।
अदिश राशि का मतलब ये होता है, दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि का मतलब होता है कि इसमें जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि धारा को बहाने की कोई दिशा नहीं होती है। समझे? ऐसा नहीं कि जैसे तुम जो है पहले हो कि धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहेगी, या कोई बॉन्ड रखा हो कि धारा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहेगी, या कोई ऐसा तार है 10 मीटर का और तुम पहले धारा इधर से जो है उधर की तरफ ही जाएगी, उधर से इधर तरफ नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो अदिश राशि का मतलब होता है कि धारा में इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, परिमाण यानी कि उसकी कोई वैल्यू की आवश्यकता होती है। समझ गए? तो यह एक क्या है? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है भाऊ? हाँ, इसका मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। कोई दिक्कत हो तो बता देना फटाफट, याद हो करने में कोई दिक्कत हो तो बता देना। इसका मात्रक कूलम होता है। अब कूलम को क्यू से, कूलम को सी से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से नहीं, सी से, कूलम को सी से प्रदर्शित करते हैं तथा विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? इसका एक फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है? या इसमें लिख सकते हैं, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा उसका इतने लोग इतने कम हो जाएगा। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तब तथा आवेश Q है तब विद्युत आवेश Q बराबर n e। ठीक है? Q बराबर क्या हो जाएगा? n e। इसमें Q तो आवेश है, n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। E क्या है? E स्वयं इलेक्ट्रॉन है, E स्वयं इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा बराबर होती है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है? ये बात ध्यान रखो, जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा पूछी जाए तो इतनी होती है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा पूछी जाए, ये स्वयं इलेक्ट्रॉन की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 नहीं होती है, इसकी मात्रा होती है माइनस चिन्ह इसके आगे लगेगा। समझे? इसके क्या लगता है? माइनस चिन्ह लगता है, तब ये जो है ये शुद्ध हुआ है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा इतनी होती है। और प्रोटॉन की मात्रा जो होती है, प्रोटॉन की मात्रा इसके आगे क्या लगता है? इसके आगे प्लस का चिन्ह लगता है। तो ये इसकी प्रोटॉन की मात्रा हो गई। समझे? अगर जो है यही इस तरीके से यहां से एक क्वेश्चन बनता है, यहां से
एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन दिया होगा तुम्हारे में, ऑप्शन नंबर 1, पहले समझ लो ध्यान से, ये कंफ्यूजन मत करके आना, OMR में दिक्कत आ जाती है। ये यहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अगर ये लिखी है तो यही इसकी शुद्ध है, समझे। अगर इसके ऑप्शन लिख रहे हैं, ऑप्शन लिख रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बी ऑप्शन है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और सी ऑप्शन है प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दी, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है। बी, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। हाँ, अगर डी वाला ऑप्शन नहीं है तो ए वाला सही है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं है, माइनस चिन्ह वाला, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ए वाला सही होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। इतना नोट हो गया सबका। तो इसके बाद में विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के बाद में विद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है। आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, धनावेश होता है। नंबर 2 क्या होता है, ऋणावेश होता है। धनावेश और ऋणावेश किससे कहते हैं, देखो पहले ध्यान से। आवेश दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है धनावेश और नंबर 2 होता है ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है धनावेश, नंबर 1 होता है ऋणावेश। अब धनावेश कैसे होगा, धनावेश किसे कहते हैं, पहले मेरी बात समझो पहले, धनावेश किसे कहते हैं। धनावेश कैसे मालूम चलेगा कि ये धनावेश है। किसी चालक तार में अगर, किसी चालक तार में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो उस चालक तार में धनावेश उत्पन्न होता है। कैसे पता करेंगे, अभी बताएंगे। पहले इसकी परिभाषा लिखो, लिखो। किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को, उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। हो गया। तो अब एग्जाम्पल, एक एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, ये पदार्थ है, ठीक है। ये भी क्या है, पदार्थ है। एबोनाइट की छड़ को फर भी एक क्या है, ये भी एक पदार्थ है। एग्जाम्पल में ये दोनों क्या है, पदार्थ ही है। जैसे कांच एक पदार्थ होता है, जैसा धागा एक पदार्थ होता है, वैसे ये पदार्थ है, ठीक है। तो एबोनाइट की छड़ को फर से
रगड़ते हैं, रगड़ने पर फर मतलब कुछ बता तो दिया पदार्थ है। और लोहा छड़ होती है, वैसे ये फर है, ये भी एक पदार्थ है। लकड़ी डंडा है, ये भी एक पदार्थ है। रेशम का धागा है, वो एक पदार्थ। कांच का टुकड़ा है, कांच के टुकड़ों को रेशम के धागे पर रगड़ दो। हमने एक नया एक तुमको एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर कांच को रेशम के धागे पर भी रगड़ सकते हो। ठीक, तो इसकी जगह पे तुम लोग जो है कांच और इसकी जगह पे रेशम का धागा, इसे जानते ही हो कि नहीं जानते हो? इसकी जगह पे क्या कर सकते, इसकी जगह पे रेशम का धागा ले सकते हो। समझ गए? अब पहला एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो होता क्या है, फर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, फर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। तो हमने मान लिया एक रहा ये एबोनाइट की छड़, ये रहा फर, ठीक है, फर का टुकड़ा और एबोनाइट की छड़ का टुकड़ा। तो क्या करते हैं, इसको हम आपस में रगड़ते हैं। तो रगड़ने पर ये क्या हुआ, घर्षण हुआ है, घर्षण बल। कौन सा हुआ है, घर्षण बल। तो घर्षण बल के कारण ये दोनों जो है छड़ें क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। गर्म होने पर क्या होता है, तो फर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें जब आने पर तो एबोनाइट क्या हो जाएगा, एबोनाइट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो एबोनाइट कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक, और फर कैसा हो जाएगा, धनात्मक। समझे? वही इसमें लिखा हुआ है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी किस पे हुई है, फर पे। तो फर हो गया है धनात्मक और एबोनाइट की छड़ हो गई है ऋणात्मक। तो क्या यहाँ पर लिख देंगे, रगड़ने पर तो क्या हो जाएगा, एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एबोनाइट की छड़ कैसी जाएगी, ऋणात्मक। और फर का टुकड़ा जो कैसा हो जाएगा, फर का टुकड़ा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा धनात्मक। समझ गए? इसे कहते हैं धनावेश। नोट हो गया? अगली हेडिंग तुम्हारी कौन सी है, ऋणावेश। ऋणावेश किसे कहते हैं, ऋणावेश क्या होता है, जब किसी चालक पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जब किसी चालक में कर्ज के ऊपर कर्ज हो जाता है, कर्ज के ऊपर क्या हो जाता है, कर्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक तो उसके पास थे ही और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। तो बढ़ने पर क्या हो गया है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से ग्रसित हो गया। ठीक है, तो उसको चार्ज करने के लिए क्या होगा, हमें जो है वाट की आवश्यकता होगी, पावर यानी कि धारा की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, धारा की आवश्यकता होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे। समझ गए? क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, उससे बंद कहा दी। देखो तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, जब क्या लिखोगे, किसी पदार्थ पर लिखो, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को और ऋणावेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस पदार्थ में क्या होता है, खूब ढेर सारा कर्ज चढ़ जाता है, जिसके कारण जो है वो पदार्थ
ऋणी हो जाता है। अब कितना ऋणी हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्षमता तो मैं बता ही चुके हैं, इसके बाद कितनी होती है, माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम की होती है। अब ये इतने इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ पर चढ़े चले जा रहे, भरे चले जा रहे हैं, तो कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा ऋणी हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले लिखवा था इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, भूल कैसे जाते हो। हाँ, तो इसको चलो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के धागे पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच की छड़ पर क्या होता है, जब कांच की छड़ को रेशम के धागा लिख सकते हो या कपड़ा लिख सकते हो, रेशम के धागे पर रगड़ने से क्या होगा, कांच की छड़ को रेशम के धागे पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के कांच में जो इलेक्ट्रॉन है, कांच में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके इलेक्ट्रॉन रेशम के धागे में चले जाएंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन जब इसमें चले जाएंगे तो कांच जो हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा धनात्मक और रेशम का धागा हो जाएगा ऋणात्मक। तो यहाँ पर हमको ऋणात्मक लेना है तो पहले क्या लिखना है, रेशम का धागा, रेशम का धागा कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और कांच की छड़ कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। बात समझे, ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऋणावेश और धनावेश का। अब इसके बाद में चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ, इसका नाम है विद्युत धारा। याद है सबको, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा। पढ़ गई हेडिंग आ रही क्या गुरु, विद्युत चैप्टर में डालो। हाँ, इसे लिखा है, इसे लिखा हुआ है विद्युत धारा। दाव दाव धा दोनों बनते हैं ऐसे वाला, ऐसे विद्युत ऐसे कर गए, ठीक है। विद्युत धारा किसी चालक में, इसकी परिभाषा होती है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कोई चालक है, ठीक है, और दर माने क्या होता है, समय। कोई चालक इस तरीके से अगर बना दें, ये मान लो हमने एक चालक बनाया है, ये जो चालक बनाया है, ठीक, ये चालक का मतलब, चालक समझ रहे हो क्या है, चालक समझ रहे हो, चालक शब्द का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर चालक क्या है, चालक का मतलब बस का ड्राइवर नहीं है कि समझ रहे हो, वहां बस का ड्राइवर वो चालक है ना। चालक का मतलब यहाँ पर है चालक तार, समझे, बिजली वाली केबल। और यहाँ पर धारा शब्द का मतलब ये मत समझना कि धारा जो है
नदी वाली धारा है। धारा का मतलब यहाँ पर नदी वाली धारा नहीं है, यहाँ पर धारा का मतलब है विद्युत धारा। विद्युत धारा, धारा का मतलब करंट, बात समझे, यहाँ पर करंट से मतलब है। ठीक, तो चालक तार लिया है। चालक तार में कहना है किसी चालक में, यहाँ पर चालक तार का प्रयोग कर सकते हो किसी चालक तार में, नहीं तो कंफ्यूजन में ये रहेगा कि चालक है क्या। चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को, अब आवेश यानी कि जब ये चालक तार है, जब इसमें कोई हम एक इस तरीके से बैटरी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, बैटरी के साथ साथ ये कुंजी लगा देंगे। कुंजी समझ रहे हो, यहाँ पर कुंजी का अर्थ होता है, कुंजी का मतलब होता है स्विच, चटकनी जो होती है बोर्ड में वो वाली, समझ रहे हो, तो ये उससे मतलब है। तो इसको जब हम इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन करते ही क्या होता है, इसको ऑन करते ही विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा आई इसमें बहने लगती है। बात समझ रहे हो, विद्युत धारा आई इसमें बहने लगती है। अब इस चालक तार में होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होती है, दिमाग में फिट रखना जो बात हम बता रहे हैं। अगर धारा का प्रवाह इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन की गति उल्टा इधर, समझ रहे हो। अगर धारा का प्रवाह अगर जो है इधर की तरफ है, इधर की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो रखें, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उल्टी दिशा में चलते हैं। क्यों चलते हैं उल्टी दिशा में, क्योंकि ये बेचारे भूखे से हैं और धारा इधर से बही और तुरंत इसकी तरफ आके इकट्ठे हो जाते हैं, सब करके एकदम से आ जाते हैं। वो कह रहा हम खाएंगे, वो कह रहा हम खाएंगे, ठीक है। जब खाने लगते हैं अफत जात, तभी का चलो अब अफत तो गए ही, पेट भर गया हुआ है, लेकर धारा को चलो, समझे। जब ये खूब पेट भर जाता है बढ़िया करके, तब ये धारा को लेकर चल देते हैं, बात समझे। ये है धारा का प्रवाह। अब इनमें कितना समय लगता है, कह रहा दर, आवेश के प्रवाह की दर, इतना समय नहीं लगता है जैसे तो घंटों लग जाते हैं कि यहाँ इंसान तरह खाते रहते हैं बैठे बैठे, नहीं, आए और बस टच हुए, फुल हो गए, चल दिए, समझे। तभी तुमने देखा होगा कि स्विच ऑन करते ही लाइट उसमें जलने लगती है, बल्ब में देखा है, स्विच ऑन किया 0.0001 सेकंड भी नहीं लगता है, लाइट ऑन हो जाती है, यानी कि प्रकाश देने लगती है, समझे। इसमें इतना समय नहीं लगता कि यहाँ समय लगता हो कि तुम जो है वो खा रहे बैठे तो निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, इसका मात्रक एम्पीयर होता है, इसका मात्रक एम्पीयर होता है। एम्पीयर को यहाँ पर शॉर्ट में ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मात्रक एम्पीयर होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पीयर हो जाएगा। आगे लिखते हैं, यदि किसी, इसका एक फार्मूला छोटा सूत्र बनाते हैं, इसका बहुत बड़ा उपयोग है, इससे सवाल मतलब लगते हैं। यदि किसी चालक में Q आवेश, यदि किसी चालक में Q आवेश T समय में प्रवाहित हो रहा है, समझे। यदि किसी चालक में Q आवेश T समय में प्रवाहित हो रहा है, तब विद्युत धारा क्या आ जाएगी, तब विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। Q इसका जो है रेशियो किसका है, दर का है, समय का है, ठीक है, अनुपात होता है, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T
टी। ठीक, अगर इससे Q निकाला जाए तो Q बराबर हो जाता है I गुणा टी। इससे Q निकाला जाता है तो Q बराबर हो जाता है I गुणे टी। ठीक है, हाँ। और इसमें कुछ और पद्धति है, वो भी देख लीजिए। एक कुछ ये जो छोटे छोटे फार्मूला है, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना। ठीक है, ये दो वैकल्पिक प्रश्न में पूछे जाते हैं। एक मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, एक मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ये प्रणाली जो है परीक्षा में दो विकल्पीय प्रश्न में पूछी जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया, एक सूत्र इसमें और बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अभी तुम लोगों ने निकाला था Q बराबर निकाला था पहले में विद्युत आवेश में Q बराबर क्या निकाला था, यानी तो I बराबर क्या है, I बराबर क्या है Q/T है, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, यानी E/T। ये भी हो जाएगा। ठीक है, यानी E/T इस तरीके से रख सकते हैं, नोट कर लीजिए। यदि किसी चालक में 0.6 एम्पियर चालक में 6 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, आंसर इसका कैसे, सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे इसको। पहले ये देखना है कि सवाल में क्या क्या दिया है। सवाल में क्या दिया है उसको पहले नोट करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन एक बार, सब लोग एक बार रिपीट करिए। यदि किसी चालक में 0.6 एम्पियर धारा है, धारा का मान कितना है 0.6 एम्पियर। अब कितने समय तक प्रवाहित होती है, 5 मिनट तक। अब एक बात में दिमाग में फिट ये रखो कि कोई भी चालक तार है उसमें 5 मिनट तक धारा जो है प्रवाहित, 5 मिनट तक जो है आवेश स्थिर तो रख सकते हो, घंटों रख सकते हो, लेकिन समय जो होता है धारा का वो सेकंड में लिया जाता है। समझे, किसमें लिया जाता है, सेकंड में। याद रखो, जब किसी सवाल में अगर मिनट में दे रखा है तो उसको सेकंड में आना जरूरी है। ठीक, तो चालक में, किसी चालक में 0.6 एम्पियर विद्युत धारा नहीं लिखा है पर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा बराबर दे रखा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा इक्वल टू 0.5 एम्पियर दे रखा है। समय बराबर है 5 मिनट। 5 मिनट को किसमें बनाए, बोलो, सेकंड में। तो कितने से गुणा किया जाएगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना। तो 5 मिनट है तो 5 गुणे 60 कितना हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो धारा जो है कितने समय तक प्रवाहित होगी, 300 सेकंड तक प्रवाहित होगी। तो किसमें क्या पूछ रहा है, विद्युत आवेश का परिमाण Q बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विद्युत आवेश का परिमाण पूछ रहा है। 6 करोड़ की विद्युत धारा 0.6।
तो Q बराबर कल सूत्र बताया था हमने, Q बराबर होता है I गुणे T, बताया था, याद होगा। Q बराबर होता है I गुणे T, Q बराबर IT, तो Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर I का मान है 0.6 और T का मान है 300 है। तो Q का गुणा किया उसमें 0, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 18, 0 कितने हैं 2, दशमलव कितने अंक बाद है 1 के बाद, तो Q बराबर हो जाएगा 180 कूलम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है ना, तो 180 कूलम हो जाएगा। तांबे के एक तार से होकर 2.5 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त, समझे, ये इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, हाँ इलेक्ट्रॉन लिखो यार। हाँ इलेक्ट्रॉन, गाइस जो इधर ये सॉल्यूशन हल कैसे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं n बराबर 2.5 गुणे 10 की घात प्लस की घात है, माइनस प्लस की, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, यहाँ पर समय कितना दिया है वो तुम लोग बताओगे, प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा बराबर धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, धारा I बराबर कितना है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन में पहले तो ये बताइए कि क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है तांबे के एक तार से होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए इतने, ठीक है। तो क्वेश्चन में समय कितना दिया है, समय प्रति सेकंड, कितना प्रति सेकंड, प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है। हाँ कितना लिखें, समय बराबर कितना लिखा जाएगा, समय बराबर 1 समय कितना लिखा जाएगा, कैसे सेकंड, इलेक्ट्रॉन क्या समय कितना लिखा जाएगा, जैन सवाल है मेरे को। हाँ वही इसमें दिया है, समय कितना दिया है क्वेश्चन में, समय को, ठीक है, मतलब प्रति सेकंड जो है, प्रति सेकंड चलता है, इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड चलते हैं, तो कितने समय चलते हैं, T बराबर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, और प्रति सेकंड का मतलब ही होता है 1 सेकंड, इतना नहीं पता है, सेकंड लिखो प्रति सेकंड, हाँ हमारा दे लिखो। चलिए, तो एक T बराबर 1 सेकंड हो गया, निकालना क्या है धारा, साथ रहो, I बराबर कल हमने क्या बताया था, I बराबर होता है Q अपान T, I बराबर क्या होता है Q अपान T, कल विद्युत धारा का जब हेडिंग पढ़ाई थी उसमें ये सूत्र आया था, I बराबर Q अपान T। एक सूत्र और आया था इसमें Q बराबर था NE, याद है, तो इसमें हमने सूत्र जब बनाया था इसके बराबर आया था NE बटे T आया था। I बराबर, चलिए अब आगे चलते हैं, I बराबर NE बटे T, N का तो मान ये रहा, N का मान ये रहा, ठीक है, तो ये 2.5 गुणे 10 की घात 18, E का मान बताएंगे, कौन बताएंगे, कहां से स्टार्ट करें आप, E का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं, जो तो सुनो ही नहीं कहूं, जय हो 1.6 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुलाम, जय हो दे पता, अच्छा जब बता दो कहूं का जय ना होते बचिए साफ बटे में क्या लिखा जाएगा, T का मान कितना है 1 सेकेंड, तो I बराबर, अब 1 का तो कोई नीचे मार्क नहीं है, 1 का तो कोई मतलब नहीं, तो इसमें क्या करें 2.5 की गुणा कहां कर दें 16 में, 1.6 में, इधर क्या बचेगा 19 घात का है ये माइनस की, तो यानी घात बचेगी माइनस की 1, माइनस कितनी बचेगी 1 बचेगी, तो
और इसका गुणा करें 16 पंचे 80। हाँ? ये 19 में से 18 घटा दिए, अच्छा ये माइनस 19 है, 18 प्लस के हैं। और जो गुरुजी 10 का दिया 10 कौन से हैं? ये 10 बेस होते हैं। अरे ये सुनो मेरी बात, ये 10 वाले 10 की घात 18 है, गुणे यहाँ पर हो ज्ञान किशोर बोर्ड की तरफ देखो, 10 की घात 18 है और यहाँ पर हम लिख दें 10 की घात 19। तो ये घातें दोनों प्लस की हैं, तो गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणा होता है तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन एक बात नोट रखो, ये जो होता है ये होता है बेस, इसको कहते हैं आधार, और ये जो होता है इसको कहते हैं घात। ठीक है, तो ये मत कह देना 10 सावन 100 कर दो, उसकी घातें जो जोड़ दो, ये गलत होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है इनका गुणा नहीं होता है, केवल घातें जो है आपस में जोड़ी जाती है। और ये भी कभी नहीं होगा कि 9 की घात 10 है और 10 की घात 9 है, फिर तुम जोड़ दो घातें, ये भी कभी नहीं होगा। ये 9 की घात 10 है ये अलग है, 10 की घात 9 है ये अलग है। जब तक बेस समान नहीं होगा तब तक गुणा में घातें नहीं जुड़ती हैं। ठीक है, अच्छा, एक जैसा होना चाहिए। हाँ, तब मतलब ये जो घातें हैं गुणा में घातें जुड़ जाएगी, मेरी बात सुना, गुणा में घातें तो जुड़ जाएगी। लेकिन ये नहीं हुआ कि यहाँ पर जो है जिस तरीके जैसे हमने किया है, ये घटा दो तो ये घटा दो, ये जोड़ दो, ये ऐसा नहीं होगा। समझे, इसका आधार कैसा होना चाहिए, बेस कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब ये आधार समान होगा तभी जो घातें जुड़ और घट सकती है। ठीक है, आगे देखिए 16 पंचे 80, 80 8 16 32 और 8 कितने होते हैं 40। दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, एक अंक बाद दिख रहा है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे सही हो जाएगा। दशमलव 2 अंक बाद है, एक अंक बाद एक अंक बाद। तो क्या बचा है, आई बराबर 4 बचा, यहाँ पर क्या बचा है 4 में 10 की घात माइनस की 1, मतलब दशमलव इधर है कि नहीं है। अब दशमलव ये कह रहा तो लिखा हुआ है। अब ये घात हम इसको खत्म कर देंगे, एक दशमलव के बाद में 1 0 चाहिए, पेज लिख लो, बीच लिख दो, उसमें क्या है। तो ये कोई महत्व नहीं होता उसका, इसके पहले वाला महत्व होता है, समझ गए। अब घात इसकी कितनी है, एक। इस घात को बिल्कुल खत्म कर दो, -1 घात है, ये दशमलव -1 घात खत्म करेगा, दशमलव पीछे की ओर लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 1 पहले आई थी 0.4 बस। ठीक है, माइनस में घात है तो इसलिए दशमलव पीछे की ओर आया है। अगर ये घात प्लस में होती दशमलव उधर की जाता, समझ गए। लिख लो, किसी तार में 2.5 एम्पीयर की विद्युत धारा, तो धारा का मान कितना है 2.5 एम्पीयर। आई बराबर धारा आई बराबर कितना है 2.5 एम्पीयर। 2.5 एम्पीयर। ठीक, 20 मिनट तार में समय भी दिया है, समय कितना दिया है, सवाल में समय तार में बता रहे, समय t बराबर 20 मिनट, समय t बराबर 20 मिनट। वो जल्दी फटाफट जाओ, गेट उठ जाओ। तो समय t बराबर 20 मिनट हो गया है, t बराबर 20 मिनट को सेकंड में बदल देते हैं तुरंत, क्योंकि सेकंड में बदला ही जाएगा। तो 20 मिनट को 20 गुना कितना किया जाएगा, 2000 कितने से गुणा करें 60 का जोड़ आवा नहीं करेंगे, 60 से गुणा किया जाएगा। तो 6 दूनी कितने हो गए 1200 सेकंड हो गए भाई, हाँ नहीं हो गए। अरे बच्चों थोड़ा बोल दो, 12 सेकंड हो गए। तो अब 1200 सेकंड समय आ गया। तो पहले तो इसने कह रहा है तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो पहले तो इसमें Q बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है, फिर कह रहा जब आवेश प्रवाहित हो जाए क्यों को मतलब तो फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। क्यों को मतलब Q को मतलब आवेश होते हैं, मैं बता रहा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर v कह रहा है कि प्रवाहित प्रति सेकंड की बात, उसमें कितने की बात है, प्रति सेकंड की बात है।
ठीक है। पर सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करनी है, समय इसमें दिया ही गया है। फटाफट सूत्र लगा देते हैं, Q बराबर IT। एन ही निकालेंगे सब जब उसमें ये निकाला जाएगा, एन निकाला जाएगा तब। तो पहले तो Q तो निकाल लो, Q सवाल में कहाँ दिया है? अगर Q नहीं दिया है तो सवाल लगेगा ही नहीं। पहले Q बराबर क्या होता है? Q बराबर I गुने T। तो Q बराबर I का मान है 2.5 और T का मान है 1200 है। देखो I बराबर 2.5 और T बराबर 6 दूनी 1200 हो गया। ठीक है, अपडेट हुई तुम? हाँ तो इधर Q बराबर, तुम्हारा दिमाग जो है थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ता है ना, उसको पहले कर लो जल्दी जल्दी। तो इसका गुणा किया जाए, गुणा करने पर 12 गुणा कर दो, 0 का 0, 0 का 0, 12 पंजे 60 का 0 हासिल आए 6, 12 दूनी 24 अच्छे 30। दशमलव लग जाएगा कहाँ? दशमलव लग जाएगा एक अंक बाद दशमलव लग गया, तो हो गया 3000। तो आवेश आ गया है 3000 कूलम। आवेश कितना आ गया है? 3000 कूलम। अब इसमें निकाल लेते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए सूत्र होता है Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है? तो इससे अगर n निकाला जाएगा तो Q अपान क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। यहाँ पर अगर n निकालेंगे तो E नीचे आ जाएगी, तो Q अपान E हो गया। तो Q अपान E जब होगा है तो n बराबर Q को मान है 3000, Q को मान कितना है? 3000 और बटे E को मान कितना है बताओ? E को मान बताओ? हाँ बोलो। कहाँ पे चल तुम? E को मान E का मान दिया ही नहीं, हमें लगा E का मान कहीं सवाल में दिया ही नहीं। छोड़ो फिर क्या किया है? छोड़ दिया है। बताओ सवाल को E का मान ही नहीं दिया क्वेश्चन में, तो E का मान कैसे निकालेंगे? कितना दिया E का मान? पूरे सवाल में E का मान ही नहीं दिया। अब क्या काम है? इसका मान सवाल में दिया हमें तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो E का मान कहाँ है? अब तो एक पॉइंट बचा है। E का मान यहाँ पर पूरे हमें सवाल में कह रहा है कि प्रति सेकंड होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या E का मान है, इसमें नहीं दिया तो हम कैसे निकालेंगे E का मान? बोलो। -1.6 into 10 the power minus। देख के बताइए। नया ग्रुप पे नया पिछले वाले में देख क्या कितना होता है? ये E का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना ही होता है, तो E का मान हो गया 1.6 into 10 to the power minus 19। ठीक है, अब इसमें क्या करें? अब इसमें जो है इससे भाग दिया जाए। भाग देने पर क्या हो जाएगा? n बराबर ये दशमलव हटा दिया, 1 ऊपर 0 बढ़ गया। ठीक है, 16 से ये काट दो इनको, चाहो तो ये काट दो, कट जाएगा। 4 से 16 और 4 से 28 और बचे कितने? 2, 4 पंचे 20 और ये 2 0, 4 से ये कट जाएगा। देखो पहले 4 छन्न नहीं 4 से 4 1 4 बचे कितने? 3 और 4 अट्ठे 32 बचे कितने? 3 बचे तो कितने हो गए? 30 हो गए। 4 से 28 और 4 पंचे 20 आ गया है 1875 गुणे, अब तो कुछ रहा ही नहीं नीचे को, काटो कैसे? 1875 गुणे 10 की घात 19 को ऊपर ले जाएंगे, खाते नीचे से ऊपर जाएं तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे, और ऊपर से नीचे आए तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये खाते नीचे से ऊपर जा रही हैं तो ये प्लस माइनस की है तो प्लस प्लस की जाएगी। तो n का मान आ गया है 1875 गुणे 10 की घात 19। ठीक है, हाँ हो गया।
अब इसमें ये पूछ रहा था कि प्रति सेकंड में इलेक्ट्रॉन संख्या, ये भी पूछ रहा है, तो केवल ये भी संख्या निकल के आई है। प्रति सेकंड की बात वो भी यहाँ पर कर देते हैं हल। तो सेकंड सवाल तो दे, इसमें समय तो दिया ही है, तो इतने से क्या किया जाएगा, इसमें गुणा नहीं भाग, गुणा क्यों किया जाएगा, संख्या बराबर 1875 बटे 1200 गुणा 10 की घात 19। इसे इसको तुम डिवाइड करके लाओगे, हम नहीं करेंगे, तो अपने आप खुद करके लाओगे। इससे विद्या में डिवाइड काटो पीटो होगी तो जैसे धारा का प्रवाह होगा वैसे वैसे वोल्टेज ऑटोमेटिक, धारा और वोल्टेज का अनुपात, रेशियो जो है समान अनुपात होता है। ठीक है, जैसे धारा का प्रवाह बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ती है, समझे। तो इसमें लिख लीजिए एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धनावेश से अनंत से किसी बिंदु लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, बात ध्यान समझना, ये तभी क्लियर होगा तुम्हारे दिमाग में। इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक बाद निकलवाएंगे, मात्रक इसका हम सूत्र द्वारा निकलवाएंगे, मात्रक सूत्र द्वारा निकलवाएंगे। ठीक है, कैसे निकलता है परिभाषा का, एकांक धनावेश को कोई धनावेश ऐसा है, मान लेते हैं कोई धनावेश हमने लिया है यहां पर अनंत से, क्या कह रहा है, अनंत से ये हमने क्या बनाया है, एक क्षेत्र ऐसा बनाया है जहां पर जो है, जहां पर पूरे में विद्युत क्षेत्र समान है। क्या है, विद्युत क्षेत्र समान है। विद्युत क्षेत्र समझ रहे हो, जैसे चालक तार होता है, ये चालक तार है, खंबे से यहां से खंबा गया है, तो इनके जो बीच में ये चालक तार में धारा जाती है, चालक तार में जब करंट जाता है तो करंट का रेशियो कैसा होता है, ऐसे होता है, ऊपर नीचे, यानी कि इसका एक ये क्षेत्र होता है, और लिखा भी होता है यहाँ पर डेंजर लिखा होता है ना, यानी कि डेंजर का मतलब क्या, उस एरिया में जाओगे ना तो खतरा है। तो वैसे ही हमने बनाया एक विद्युत क्षेत्र ई बनाया है, यानी कि इसमें हर जगह पे विद्युत क्षेत्र कैसा है, समान है। विद्युत क्षेत्र कैसा है, समान। ठीक, अब इस विद्युत क्षेत्र में, हाँ, और एक बात, समान है कैसे, समान है इसलिए कि इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश विद्यमान है। इस बिंदु पर क्या है, प्लस क्यू आवेश, यानी कि प्लस पूरे इस एरिया में, पूरे एरिया में फैला क्या है, पूरे एरिया में प्लस आवेश फैला है, प्लस आवेश, पूरे एरिया में क्या फैला हुआ है, प्लस आवेश फैला हुआ है, आवेश यानी कि प्लस करंट फैला हुआ है, प्लस चार्ज, आवेश चार्ज अंग्रेजी में, ठीक है, फैला हुआ है। अब इसमें क्या करा है, अनंत से, अब मान लेते हैं ये अनंत से चले आ रहा है, ये कोई हमने लिया है परीक्षण आवेश Q0, क्या लिया है, परीक्षण मतलब प्रयोग कर रहा है, परीक्षण मतलब क्या होता है कि प्रयोग कर रहा है कि हम यहां से ये परीक्षण आवेश Q0 ये भी धनात्मक है, ये भी कैसा है, धनात्मक है। तो इसको यहां से जब एकांक धनावेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने, अब इस बिंदु तक, ये जो बिंदु हमने लिया है
इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एक बात दिमाग में फिट ये रखो कि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। दोनों आवेश कैसे हैं? धनात्मक है कि नहीं है? दोनों आवेश धनात्मक है, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। समझ रहे? अगर होता एक निगेटिव एक होता पॉजिटिव तो हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं? विपरीत है, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये एक दूसरे क्या करते हैं? खींच लेते हैं, ऐसे एक दूसरे क्या करते हैं। लेकिन यहां पर खींचने की प्रक्रिया होगी ही नहीं। ये जो परीक्षण आवेश मान लेते हैं, यहां से ए बिंदु है, ये बी बिंदु पर है, तो ये परीक्षण आवेश लेके आ रहा है, वैसे धीरे धीरे लेके आ रहा है, तो हमको धक्का देना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? यानी कि एक हमें बल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? और जब बल लगेगा तो हम एक कार्य भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार्य डब्ल्यू होता है। कार्य को किससे पता करते हैं? डब्ल्यू से। तो जब जैसे जैसे इसके पास बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इसके पास बढ़ते जाएंगे, उतना ही हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। समझे? जितना ही उसके पास बढ़ेंगे उतना ही वो क्या लगाना पड़ेगा। जब इसके अंदर प्रवेश हो जाएंगे, यानी बिंदु तक तो आना ही है, बिंदु तक आना ही है, तो हमको बिंदु तक जब आए हैं तो हमको डब्ल्यू कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा? डब्ल्यू कार्य करना पड़ा। तो विभव क्या पूछ रहा है इसमें कि जब किए गए कार्य को और लेके कहां आ रहे थे? आवेश तक। कौन लेके आ रहा था? परीक्षण आवेश। वही हम ले लेते हैं, किए गए कार्य को परीक्षण आवेश विभव कहते हैं। ये परिभाषा में कह रहा है, ये इसका एक सूत्र बन गया। किसके अकॉर्डिंग बन गया है? चित्र जैसे समझाया है वैसे समझ लेना। चला गया तो इसकी देखो यहां पर Q और Q0 ध्यान रखना, Q बराबर Q0 दोनों समान होते हैं, चाहे Q लिखो चाहे Q0 लिखो। ठीक है? परीक्षण आवेश और आवेश दोनों है एक ही चीज, तो दोनों हमारे कैसे हैं? धनात्मक है। तो विभव को क्या कहते हैं? विभव क्या कहते हैं? V बराबर W अपान Q0 लिखो या खाली Q लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सूत्र निकल आया है। इसका मात्रक समझेंगे। इसका मात्रक ध्यान समझो, मात्रक तो ऐसे ही ध्यान रखो कैसे निकलता है मात्रक। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? विभव का मात्रक यहां से निकालेंगे सूत्र से। तो W क्या है? कार्य। अब कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और ये बटे चिन्ह है, प्रति का चिन्ह लगा दीजिए। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो क्या मात्रक आ गया है? जूल प्रति कूलाम। या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वोल्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्योंकि हम लोग जब भी धारा नापते हैं तो देखते हैं मीटर में कितनी वोल्टेज आ रही है। समझ गए? ये विभव है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। तो इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए विद्युत विभव का जो अभी टॉपिक पढ़ाया है, इसका एक क्वेश्चन पहले लगाते हैं, फिर चलते हैं दूसरे की तरफ, विभवांतर की तरफ। क्वेश्चन इसका है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है। क्वेश्चन लिखिए, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य 64 जूल है। यूट्यूब देखा मार गला फाड़ के जो है पढ़ाते हैं, चिल्लाते हैं और ऐसा नहीं जो है कि यूट्यूब स्क्रीन भी बाहर निकल आएंगे इतनी देर से चिल्ला के और थोड़ी बहुत देर पूरी देना है, बहुत देर चिल्ला के अपना जो है पूरा जोर दिखा देते हैं। अरे भाई पढ़ाओ तो शांति से भी पढ़ाओ। बताओ 100% यही आएगा, यही। हाँ बहुत बड़ा 100% आएगा। तो उस बिंदु पर
तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा? कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा? लगाइए भैया सवाल, लगाइए सवाल। मस्त क्वेश्चन है। केवल क्या दिया है? किया गया कार्य, केवल किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य कितना है? 64 जूल है। बस इतना दिया है। W बराबर 64 दिया है। अब किसकी बात कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु अनंत से, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अनंत पर है, यहां से और कह रहा है कि लाने में किया अनंत से किसी बिंदु तक, या मान लीजिए यहाँ बिंदु तक ये अनंत पर है, यहां तक लाने में किया गया कार्य W का कैसा है? यहां तक लाने में इसको 64 जूल कार्य करना पड़ता है। समझे इसको? जूल मतलब कार्य का मात्रक, ठीक है, कार्य का मात्रक। तो यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको धक्का लगा के इतना खर्च हो जाता है बेचारा। यानी कि W जो हो रहा है वो W बराबर कितना है? 64 जूल है। ये हमारा दिया है क्वेश्चन, ठीक। तो W हमारा 64 जूल हो गया। W जब 64 जूल हो गया, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना कार्य बेचारा कर रहा है यहाँ तक आने में। तो कह रहा है कि विभव की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है? विभव V बराबर तो जब विभव निकालेंगे तो विभव तुमको खूब पता है W/Q होता है। V बराबर W/Q। तो जब W हमें पता है 64 है, Q नहीं पता है, Q हम निकालेंगे। क्योंकि Q बराबर निकालने के लिए Q बराबर होता है N, पता है, ये सूत्र पढ़ा चुके हैं। Q बराबर Ne। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए? इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N बराबर 1, ठीक है। N बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो जब Q निकालेंगे तो Q का मान कैसे निकलेगा? Q बराबर N की जगह पे 1 और E की जगह पे ये वाला मान हो जाएगा। भाई बताइए, समझ गए? तो Q निकल आया। तो Q निकल आया है तो यहाँ पर B की जगह, इसकी जगह पे यहाँ पर रख देंगे। तो हो जाएगा B बराबर W का मान कितना है? 64 बटे 1 मत लिखो, 1 16 है तो 16 ही होता ना। मतलब 1.6 का 1 मत करेंगे तो वही आएगा। आ गया ये। अब यहाँ तक कितना आ गया है? ये दशमलव हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? B बराबर ये 19 अगर ऊपर जाएंगे, बातें हमने क्या बताई थी? प्लस में हो तो ऊपर गई तो माइनस की, माइनस में हो ऊपर गई तो, चाहे ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, उनकी जो है पावर जो होती है, घात होती है, उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये चिन्ह माइनस के हैं तो ये ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? घातें 19 काहे की हो जाएंगी? प्लस की हो जाएगी। ये 16 चौको 64 खूब पता होते हैं, ठीक है। 16 चौको 64 तो कितना आ जाएगा? 40। तो B बराबर 40 गुणे 10 की घात 19। ये जो विभव आया है वो ज्यादा मात्रा में आया है। इस 0 को भी हटा सकते हैं, समझे? इस 0 को भी क्या कर सकते हैं? 0 का मतलब 1 घात। 0 का मतलब क्या होता है? 1 घात। इस 0 का मतलब 1 घात है तो B बराबर कितना निकल के आएगा? 1 घात इसमें और जोड़ दो, 4 गुणे 10 की घात 20। समझे? अगर ये घात माइनस की होती तो घटा दिया जाता है। समझ गए? शांत रहो। विद्युत विभवांतर और विभव, अभी तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? विभव पढ़ा है ना। विभव और विभवांतर में कोई डिफरेंस नहीं है।
उसमें कह रहा है विभव वोल्टेज कितना होगा, इसमें कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में विभव में अंतर कितना होगा। जैसे एक खंबे से बिजली दूसरे खंबे पे जा रही है तो जाएगी बिजली, तो इलेक्ट्रॉन धातु में तो होंगे ही होंगे, धातु में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ क्या करेंगे, धारा को खा लेंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे। मतलब कि जैसे इसमें एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए बिंदु और बी बिंदु। तो ए बिंदु से एक इलेक्ट्रॉन जो है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन लेके चला धारा, ये चालक तार मान लेते हैं, क्या है, चालक तार है, चालक तार, ठीक, ये चालक तार है। तो ये मान लेते हैं यहां से धारा चलिए 250 वोल्ट चलिए, यहाँ कितनी धारा चलिए 250 नहीं, ज्यादा मानो 300 मानो, वोल्टेज कितना चला है 320 चला है। अब जब यहां से 320 चला है तो इसमें पूरे चालक तार में क्या विद्यमान है, है कि नहीं। और ये बेचारे कैसे होते हैं तुम्हें खूब पता हुआ, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के घूंघे होते हैं, समझे। तो जब ये धारा यहां से जब चलेगी, वोल्टेज जब यहां से चलेगी तो ये बीच में क्या करेंगे, बीच में कुछ ना कुछ धारा को खाते रहेंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे। अब जब धारा को जब खाएंगे तो यहां तक आने में मान लेते हैं कि इसने जो है कितना खा लिया, 20 वोल्टेज खा लिया, 30 वोल्टेज खा लिया, 270 बचा, कितना बचा है। तो 300 में से 270 को घटाना है तो कितना खा लिया है, 30 वोल्टेज खा लिया है, खाया नहीं खाया। तो विभव में क्या हुआ है, अंतर हुआ है, विभव में क्या हुआ है, अब कितने का अंतर हुआ है, 30 वोल्टेज का अंतर हुआ है। यही है क्या, इसी को कहते हैं, समझ गए। तो विभवांतर यही पढ़नी है तुम्हारी, क्या पढ़नी है, विद्युत विभवांतर या खाली विभवांतर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए इसमें विद्युत विभवांतर में लिखिए, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है, वह कार्य है जो एकांक आवेश को, जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, ले जाने में किया जाता है, ले जाने में किया जाता है, ठीक है। यानी कि विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जा रहे हैं। तो हाँ, इसे भी बी से ही प्रदर्शित करेंगे, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी किससे करेंगे, बी से ही प्रदर्शित करेंगे। आगे कोई, यदि थोड़ा इसमें चित्र के हिसाब से लिख लेते हैं, यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश को, चित्र में नहीं हुई, हाँ, यदि किसी चालक में, क्वेश्चन है गुरु ना, इसी लिखो, Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से
दूसरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है, किया गया कार्य W हो, किया गया कार्य W हो, तब उस बिंदु पर विभवांतर, तब उस बिंदु पर विभवांतर। किया गया कार्य कैसा है? W है, मान लेते हैं जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य क्या मान लिया हमने? W मान लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेके आवेश मानो या इलेक्ट्रॉन मानो, चीज तो सेम होती है। आवेश होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे आवेश होगा। तो किया गया कार्य W हो गया, तब इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? हाँ, विभवांतर को यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको डेल्टा बी लिख देते हैं यहाँ पर, इससे बढ़िया रहेगा। तो इसको डेल्टा बी से दर्शाएंगे, क्योंकि इसमें परिवर्तन है ना, डायरेक्ट वोल्ट के मान में क्या है? परिवर्तन है। तो डेल्टा बी बराबर W अपान Q। सूत्र वही रहेगा जो विभव में है, क्योंकि कार्य इसमें भी करना पड़ता है और आवेश तो लेके जा ही रहे हैं। तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा? W अपान Q। डेल्टा बी का मान होता है B2 माइनस B1, या बोल सकते हैं डेल्टा बी बराबर बी, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी है, तो BB माइनस BA, ये कर देंगे। हाँ नहीं कर सकते उसमें, यही रहेगा BB माइनस BA। नोट कर लो, इसका भी मात्रक वही रहेगा, इसका भी मात्रक क्या रहेगा? इसका भी मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम, इसका भी मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम। हो गया? इसके कुछ छोटे मात्रक होते हैं, वो भी लिख देते हैं। छोटे मात्रक वो भी लिख देते हैं। छोटे मात्रक होता है मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट, और बड़े मात्रक क्या होते हैं? मेगा वोल्ट, और किलो वोल्ट। मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट, और बड़े मात्रक होते हैं मेगा वोल्ट और किलो वोल्ट, ठीक है। हाँ, ये लिख लो। तो इसमें वो भी लिख लो, इसके मान भी होते हैं। 1 मिली वोल्ट बराबर 10 की घात माइनस 3 वोल्ट होता है। हाँ, वो भी इसके मान भी लिख लो, वही लिखते हैं। 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 1 मिली वोल्ट बराबर, एम भी लिख लेना इसको, ठीक है। मिली वोल्ट बराबर होता है 10 की घात माइनस 3 वोल्ट, और 1 माइक्रो वोल्ट लिखें, पहले मेगा लिख दें, 1 मेगा वोल्ट, दोनों हो जाएंगे फिर, है मेगा वोल्ट। हाँ, 1 मेगा वोल्ट बराबर हो जाता है 10 की घात 3 प्लस का हो जाता है, ठीक है। और 1 माइक्रो वोल्ट जो होता है, माइक्रो वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट जो 10 की घात माइनस का 6 होता है वोल्ट, और 1 किलो वोल्ट होता है केवी, 1 किलो वोल्ट 10 की घात 6 प्लस का होता है, ऐसे होता है। ये जब प्रयोग होते हैं, जब हम सवाल लगाते हैं तो किसी में भी मेगा वोल्ट है, ये माइक्रो वोल्ट म्यू बना हुआ है, ऐसे ही म्यू का चिन्ह होता है, ऐसे माइक्रो वोल्ट हो जाता है। अच्छा, यदि किसी चालक तार में 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश है, आवेश की मात्रा कितनी है? आवेश की मात्रा है, बोलिए, आवेश की मात्रा है 5 कूलम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा?
आवेश Q बराबर 5 कूलम, C बना सकते हो तो कूलम हो जाता है, ठीक है। विभवांतर कितना है, विभवांतर B बराबर है 16 वोल्ट, विभवांतर B कितना है 16 वोल्ट है। और तो किए गए कार्य की गणना करनी है, कार्य हमको याद करना है, कार्य होता है W बराबर क्वेश्चन मार्क, W बराबर क्या होता है क्वेश्चन मार्क। सूत्र तुमको हमने क्या पढ़ाया है, सूत्र पढ़ाया है B बराबर W अपान Q, पढ़ाया ना पढ़ाया, P बराबर W अपान Q, तो हमें इससे क्या निकालना W, तो इसके नीचे रखो एक W एकम W बराबर क्या हो जाएगा B गुणे Q हो जाएगा ना। तो W निकालेंगे, B का मान है 16 और Q का मान कितना है 5, C बना हुआ है, तो 16 पंचे कितना होते हैं 16 पंजे 80 जूल कार्य करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 80 ठीक है 80 जूल कार्य करना पड़ेगा जूल। हाँ। आज की क्लास में टेस्ट लो क्या है, क्लास 10 साइंस, साइंस में तुम्हारा चलना है फिजिक्स पार्ट। फिजिक्स पार्ट में आज तुम्हें क्या पढ़ना है, वैद्युत विभव हो गया था, विभवांतर हो गया था, आज पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, ओम का नियम। ओम का नियम ये सबसे बढ़िया इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओम का नियम, तो ओम का नियम पहले तो इसकी बेसिक जानकारी तुम्हें देते हैं कि ओम का नियम जो है कहाँ के ओम थे, ओम थे कौन। अच्छा कोई है हाँ, ओम एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। ओम नाम है, समझे। हाँ, ये ओम एक क्या है, नाम है। प्रोफेसर इनका पूरा नाम है प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम, इनका जो पूरा नाम है इनका प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम, प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम, ओम का नियम प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम। इनका फुल नाम हाँ, प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम, इनका ये पूरा नाम है। इन्होंने ये रहने वाले कहाँ के थे, इनका जो है ये रहने वाले थे, स्थान लिख देते हैं यहाँ पर, स्थान इनका स्थान है जर्मनी के थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, जर्मनी के। इन्होंने अपने ही नाम पर बनाया है एक नियम, इसको कहते हैं ओम का नियम, ठीक है। क्या बनाया है, अब कैसे उसमें जो है बताया गया है कि क्या क्या करना होगा। चलो चलते हैं आगे की ओर। प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम, और इन्होंने ये नियम कब दिया था, ये नियम जो दिया था सन 1828 1928 1828 सन 1828 सन 1828 में एक नियम दिया था, ठीक है, जिसको कहते हैं ओम का नियम। क्या बताया था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्था में क्या होगा, कोई चालक तार है उसकी भौतिक अवस्थाएं, कहता है कि ताप और दाब कैसा रहे, नियत रहे, कैसा रहे, मतलब आप नियत बोल सकते हो या बोल सकते हो अपरिवर्तित रहे, यानी कि बदले ना, परिवर्तित ना हो, कैसा रहे, अपरिवर्तित रहे। तो उसमें तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। बस इतनी परिभाषा इसमें लिखना है कि क्या लिखना, क्या बताया है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, या पहले समझ लो, यदि किसी चालक की भौतिक
अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं मतलब चालक के पास खुद की अवस्था कौन सी है, ठीक है। चालक के पास जब चालक तार होगा, चालक का मतलब तार, कोई केबल, ठीक है। कैसे रहे भौतिक अवस्थाएं कौन सी, ताप और दाब, दोनों अवस्था कैसी रहे भौतिक अवस्थाएं, ताप दाब और एक चीज अभी उसमें एक चीज और लिख दें, लंबाई भी शामिल कर दो इसमें, ताप दाब और लंबाई, ताप दाब और लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई जगह में काम लगा दो, इसमें जरूरत देखिए क्या है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई, चलो ऐसे उस चालक के मध्य उत्पन्न विभवांतर V, उस चालक के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। याद करो इसे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी अवस्था में क्या दिया है, ताप दाब और लंबाई आदि में कैसे रहे, अपरिवर्तित रहे, बिल्कुल ही चेंज ना हो, बदले ही नहीं, ठीक है। तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई, तो ये हमने जैसे चालक बनाया है, ये क्या बनाया है, ये चालक बनाया है, और इसमें जो है एक बैटरी लगा दी इस तरीके से, ठीक है। अब चालक, ये चालक है, इस चालक के बीच में एक प्रतिरोध भी लगा दो, क्या लगा दो, प्रतिरोध कैसे लगाया जाता है, प्रतिरोध का सिंबल होता है इस तरीके से, प्रतिरोध का जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है, और बैटरी का, ये बैटरी का सिंबल होता है इस तरीके से, ये बैटरी का सिंबल होता है, समझ गए, चिन्ह बैटरी का। और यहाँ पर कहीं पे कुंजी का प्रयोग किया जाए तो कुंजी ऐसे बनाई जाती है, चटकनी, ठीक है। ये कुंजी ऐसे भी होती है, इस तरीके से भी कुंजी होती है, इस तरीके से भी कुंजी होती है, ऐसे ये कुंजी होती है, इसको बैटरी बोलते हैं, बैटरी सेल, ये प्रतिरोध होता है, और इस तरीके से इसको चालक बनाते हैं। तो कह रहा है कि इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तो इस अब धारा किससे जाएगी, बैटरी से जाएगी, प्रवाहित होने वाली धारा आई, और उस चालक के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उस चालक के मध्य यानी मध्य का मतलब एक छोर ए है, एक छोर बी है, इनके बीच में उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर का मतलब V, वोल्टेज, उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I, और अनुक्रमानुपाती किसके होता है, B के, समझे गए। तो यह से बोल सकते हो B अनुक्रमानुपाती I। अब B क्या लगाते हैं, हमने क्या बताया है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है, R से, समझे, प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, R से। प्रतिरोध को सब बात ये नोट रखो, प्रतिरोध जो होता है इसको R से दर्शाते हैं, क्योंकि R की फुल फॉर्म होती है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस माने होता है प्रतिरोध, ठीक है। रेजिस्टेंस का R निकाल लिया है, स्ट्रेंथ छोड़ दिया, उससे क्या कर इतना बारी। तो ये हमने यही मुख्य पार्ट यही है कि हमको यही पढ़ना है, ठीक है। तो B अनुक्रमानुपाती I, और इस चिन्ह को जब हटाएंगे तो यही आएगा,
गुरुजी जो कौन सा चिन्ह है? अनुक्रमणपाती। तो यही जब ये चिन्ह हटाएंगे तो बराबर जब आएगा, तो जब ये इस चिन्ह को हटाते हैं तो ये अनुक्रमणपाती की जगह पे क्या आता है? आर आई, या आर आई को, या इसको लिख सकते हो बी बराबर आई आर। इससे जो आर निकाला जाता है तो आई का पक्षांतर करेंगे तो ये आई बटे में आ जाता है बी बटे आई। ठीक है, बी बटे आई जब आर निकालते हैं तो अगर आई निकालते हैं तो बी बटे क्या हो जाता है? बी बटे आर हो जाता है। जैसे आई निकाला जाता है, आर जो चला आएगा बी बटे आर हो जाएगा, आर निकालेंगे आई चला आएगा तो बटे में आई हो जाएगी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। समझे? प्रतिरोध का मात्रक ओम। पढ़ क्या रहे हो? ओम का नियम। समझे? ओम का चिन्ह कैसा होता है? ओम का चिन्ह इस तरीके से। ईयरफोन को वो बनाई दो, कान लगा मेरे को मोबाइल में क्या ऐसे बन गया देखो। अब जल्दी करो। इसके आगे अभी इसमें बी बराबर आई आर आया था। इसमें बी जानते हो तुम लोग क्या होता है? विभवांतर, वोल्टेज कह सकते हो। अब आई जानते हो क्या होता है? चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा। आर तो जानते ही हो, प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये चीजें जो है इसी में है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो भी याद रखना है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी दे रखा हो, एक मेगा ओम दे रखा हो, एक मेगा ओम बड़ी इकाई है। ठीक है, एक मेगा ओम बराबर होता है 10 की घात 6 ओम, 10 की घात 6 ओम, ये प्लस का होता है। ठीक है, एक माइक्रो ओम बराबर कितना होता है? एक माइक्रो ओम बराबर होता है 10 की घात -6 ओम। एक माइक्रो ओम बराबर 10 की घात -6 ओम होता है। ठीक है, ये वैल्यू कब प्रयोग होती है? जब हम क्वेश्चन को लगाते हैं तब प्रयोग में लाते हैं। जब किसी में जो है रखा हो कि इतने मेगा ओम दिया है तो उसको ओम में बदलिए, पहले किलो वोल्ट वगैरह वोल्ट वगैरह दिया होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ये भी याद रखना है। जैसे यहाँ पर पदार्थों का वर्गीकरण, यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण का मतलब जैसे चालक पदार्थ नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 होता है चालक पदार्थ। नंबर 1 चालक। चालक क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे जिसमें धारा का प्रवाह, धारा का मतलब जिसमें बिजली का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह। ठीक है, जिसमें विद्युत का प्रवाह सरलता से हो जाता है उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे में दिया होता है तांबा, कापर जिसे बोला जाता है, सिल्वर चांदी जिसे बोला जाता है। ठीक है, लोहा गुरुजी उतार रोध गिरे कापर होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये सभी तार होते हैं, इनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है तो ये चालक पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि बोल सकते हो धारा का प्रवाह, ऐसे लिख सकते हो इसमें छोटी भाषा में, धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा होता है अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ क्या होते हैं? अचालक बोल सकते हो, इनको कुचालक बोल सकते हो। ठीक है, अचालक कुचालक बोल सकते हो, विद्युत रोधी पदार्थ बोल सकते हो, एक ही शब्द होता है। तो अचालक पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। जिसमें धारा का प्रवाह आसानी का मतलब होता ही नहीं है, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी हो गया, रबर हो गई, इसे मान लो, इसमें धारा का प्रवाह कम होगा। ऐसे सुतुमुत बैठा है?
आदमी मत कर देना कि यहाँ धारा का प्रवाह आदमी में नहीं होता है, फिर टच करते हो वो। हाँ, जिसमें निर्जीव होगा उसमें नहीं होगा, अब जो सजीव होगा उसमें तो हो ही जाएगा। ये निर्जीव है तो अचानक में क्या होगा, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, इसमें धारा का प्रवाह हाँ लोहा लिखो इसमें, अब लिख देंगे आसानी से नहीं होता है। जिसमें एग्जाम्पल में कैसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल में जैसे AG लिख लो और AU लिख लो। सोना भी होता है, ठीक है, लेकिन सोना मत लिखो इसमें, लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो धातु ही। और Fe लिख लो, लोहा लिख लो, कॉपर लिख लो, एल्यूमिनियम लिख लो और निकेल लिख लो, कोबाल्ट लिख लो, ये सभी क्या है, सभी के धातु हैं, इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। लकड़ी में, सूखी लकड़ी में नहीं होता है, इसमें पानी की मात्रा होगी, द्रव की मात्रा होगी, उसमें हो जाएगा। हाँ, एक बात और बता दें, जो पानी है एक बार बताया था हमने, पानी विद्युत का सुचालक तो है लेकिन संपूर्ण सुचालक नहीं है, समझ गए। पानी में करंट तो बहता है लेकिन पूर्ण रूप से करंट नहीं बहता है, ये बात करना, ठीक है। जैसे कोई अगर, जैसे मान लेते एक पात्र लिया हमने, इस तरीके से पात्र लिया, इसमें पानी भर दिया, ऐसे एक तार जापा डाल दो, एक तार जापा डाल दो, और बीच में यानी दोनों तार है, इसमें एक होल्डर लगा के बल्ब लगा दिया, ऐसे इस तरीके से बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब 100 वाट का अगर होगा तो ये जलेगा ही नहीं, समझे। यानी कि ये पानी में मतलब पानी में मान लेते हैं करंट है ना, ये पानी एक चटकनी टाइप में है, अगर इसमें दोनों तार डाल दिए हैं तो ये 100 वाट का है तो जलेगा ही नहीं। अगर इसमें LED लगाएंगे 7 वाट की, 9 वाट की, 10 वाट की, तो जल जाएगा, समझे। कम हाँ, पानी जो वो होता है, पानी विद्युत की सुचालक है लेकिन पूर्ण रूप से सुचालक नहीं है। तो ये क्या होगा, ये अचालक पदार्थ क्या होते हैं, अचालक में क्या होता है, जैसे बोल सकते हैं लकड़ी, सूखी लकड़ी, ठीक है, हाँ सूखी लकड़ी बोल सकते हो, और रबर बोल सकते हो, रबर, और प्लास्टिक बोल सकते हो, ठीक है, प्लास्टिक इस तरीके से। तो तीसरी हेडिंग होती है अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह तो होता है, धारा का प्रवाह होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है। आ जाओ पानी की तरफ, जलाइए, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, पानी से ज्यादा मिनट लगेगी। हाँ, ठीक है, तो अर्धचालक पदार्थ हो जाएंगे। लिख रहे हैं, लिख ले वह पदार्थ जिसमें विभव बढ़ाने पर, विभव बढ़ाने पर, या विभव लिख सकते हो, ताप लिख सकते हो, ताप, विभव बढ़ाने पर धारा का प्रवाह होता है। यानी वोल्टेज बढ़ाओगे तब जाके तुमने वोल्टेज तुमने 200 बढ़ा दी, 300 बढ़ा दी, तब जाके 100 वाट का बल्ब जला, ठीक है। तो ये अर्धचालक पदार्थ कहलाएंगे, इसमें धारा का प्रवाह होता है लेकिन अच्छे तरीके से। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, इसमें जो है एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, सिलिकॉन, SI, जर्मेनियम, Ge, ठीक है, जर्मेनियम Ge हो गया, इसका उपयोग किया जाता है नोट कलर से।